हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी 10वीं की बुक को। जी हाँ, एनसीईआरटी के पूरी 10वीं के बुक को लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। और उसका पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, अध्याय 1 देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण से रिलेटेड चीज़। ठीक है, तो हम पूरी 10वीं के बुक को लेकर आएंगे आप लोगों के बीच, पूरे 10th के बुक को आप लोगों के साथ साझा करेंगे, उसको समझेंगे, साइंस के बुक को समझेंगे, फिर अदर बुक को हम लोग ट्राई करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और एवं उसके समीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है, तो कहता है कि अपने दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें कि कुछ रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कमरे के ताप में जब हम खुले दूध को छोड़ देते हैं तो उसका फट जाना। हम लोग देखते हैं कि हम लोग कील, लोहा का जो तावा होता है, ये सब चीज़ अगर कहीं वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो है जंग लग जाता है। भोजन कैसे पकता है, हमारा शरीर जो भोजन कैसे पचाता है, हम सांस कैसे लेते हैं। तो बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं को जो है हम अपने जीवन में देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। तो इसी के बारे में आज हमको अध्ययन करना है कि कैसे रासायनिक समीकरण तैयार होता है, कैसे उसकी अभिक्रियाएं तैयार होती है। इससे पूरे चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कहता है कि जब हम अपने नज़दीक में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ जो है उसकी स्थिति बदल जाती है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो उसमें से कुछ पदार्थ भौतिक परिवर्तन होते हैं, किसी में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन की जो बात है, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो है हम लोग 9th के बुक में देखें, 9th के पहले चैप्टर में। ठीक है, 9th का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हमने देखा था कि भौतिक चेंज के बारे में बताया गया था। और इसमें पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। कहता है कि जैसा आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो हम लोग, हाँ बिल्कुल, जैसा अगर आपके मन में ऐसा सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, तो भौतिक अभिक्रिया क्या है, ये सब चीज़ें अगर है आपके माइंड में, तो भौतिक अभिक्रिया के बारे में जानने के लिए आपको 9th के पहले चैप्टर को देखना होगा। लेकिन हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, हम लोग क्रियाकलाप को जल्दी जल्दी देखकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्रियाकलाप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होता नहीं है। हम लोगों को सिर्फ समझने के लिए क्रियाकलाप ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, एक मैग्नीशियम का ये एक जो है एक पदार्थ है, मैग्नीशियम का एक रिबन लिया गया है। ठीक है, उसको चिमटी से पकड़ा गया, उसको पहले साफ़ किया गया, उसके बाद उसको चिमटी से पकड़ के और आग में दिया गया। ठीक है, किसी बर्नर में डाल दिया गया। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि क्या उसका प्रक्रिया होता है। तो उसके दिखा क्या गया कि वाइट कलर का इससे जो है वो राख निकलता है, जिसको कि एक प्लेट पर इकट्ठा कर लिया गया। ठीक है, तो वो जो इकट्ठा किया गया ना, वो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हम लोग क्या देखें कि मैग्नीशियम के रिबन को, उसको साफ़ करके जब हम लोग आग में से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये ही रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो राख बनकर तैयार हुआ, ये क्या हो गया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, कि मैग्नीशियम जो है वो आग के साथ दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो हम आगे जानेंगे इस अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आगे दो जो है और दिया हुआ है, दो क्रियाकलाप और दिया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें यही चीज़ कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन करने के बाद जो है, मैग्नीशियम रिबन को दहन करने के बाद हमने क्या पाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण पाया। ठीक है, तो ये कैसे अभिक्रिया करता है हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एक तो और अभिक्रिया के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये पता चला कि जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है रासायनिक परिवर्तन के अंदर, जहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ भी है कि अभिक्रिया में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस के निकास उत्सर्जन में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं रासायनिक चेंज के अंदर, रासायनिक परिवर्तन के अंदर। ठीक है, तो इस सब क्रियाकलापों के बाद क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या ये कहना चाहता है। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट है रासायनिक समीकरण। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण बनता कैसे। आज तक हम लोग देखे होंगे कि H2SO4 जो है, यानी किसी के साथ कुछ भी समीकरण, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जानेंगे कि ये कैसे इक्वेशन कैसे बनता है, कैसे समीकरण बनता है इसका। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, यानी आपका जो तीर का एरो का जो निशान है, तीर का जो निशान है, उसका पीछे वाला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, जो अभिक्रिया करता है।
और उसका जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। कि दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देने के लिए संक्षिप्त में वर्णन दिया गया है, हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, जो संक्षिप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सरलतम शब्दों में सरल शब्द विधि द्वारा उसको लिखते हैं। जैसे कि आप ये नीचे देखेंगे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि ये वाला। तो कोई जो है वो डाटा जो है वो बड़ा ना हो। अब पूरा लिखना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बड़ा हो जाता है, पूरा कहानी की तरह हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको बड़ा ना हो इसके लिए क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में बांट देते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसके आधार पर हम लोग समीकरण को तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ऊपर से देखते हुए आते हैं क्या क्या कहना चाहता है। तो कहता है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसे अभिकारक कहते हैं, हमने बताया ही आपको किसको क्या कहते हैं, हम लोग अभिकारक कहते हैं। फिर कहता है कि इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो चीज़ जो अभिक्रिया करता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद के परिवर्तन के बीच एक मध्य एक तीर होता है। हमने बताया था ये एरो का निशान होता है, बीच में तीर होता है, तीर का निशान लगाया जाता है। जो अभिकारकों के बीच क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो हम लोग देखे भी प्लस का चिन्ह है, ये आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये प्लस का, ये जो है प्लस का चिन्ह है इस जगह। ठीक है, तो इधर भी प्लस का चिन्ह होता है और इधर भी बनाने के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं अगर कुछ ऐड होता है तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर जो है वो LHS हो जाता है, और जो राइट साइड होता है, जो दाएं साइड होता है वो RHS होता है। जो LHS होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोगों को रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है इसके बारे में बताया गया है आगे। एक चीज़ इसमें और बताया गया कि तीर का सिरा जो होता है वो आगे की तरफ होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं रिपीट कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमने पहले बताया भी था आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों के जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। हमने भी कहा कि जो है पूरा नाम लिखना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इतना लिखने से बेहतर है कि हम उसको क्या करें, एक एक हिस्से में बांट दें। ठीक है, फिर कहता है कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यहाँ आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें। तो आपको उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखने होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Mg + O2 + MgO। ये आपका क्या हो गया, समीकरण बन गया। तीर के निशान के बाईं तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणु संख्या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी तुलना करनी होती है। आपने कभी सुना होगा कि समीकरण को संतुलित करते हैं, इक्वेशन को संतुलित करते हैं। अगर नहीं सुना है आपने तो आपको यहाँ जो है समीकरण संतुलित करना होगा। संतुलन में क्या होता है कि इसके जो द्रव्यमान संख्या है ना उसको हम लोग इक्वल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ अगर देखेंगे ना, ये O2 है और ये क्या है, यहाँ सिंगल O है, यानी यहाँ ऑक्सीजन के जो है वो आपके 2 परमाणु हैं, और इस साइड में जो है यानी राइट साइड में जो है यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु। तो क्या होगा, इसको आपको इक्वल करना होगा। वो आगे हम संतुलित करने आपको बताएंगे कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। कहता है कि तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या गिनती कर उसकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, और नहीं है तो क्या है, समीकरण असंतुलित है। तो ये वाला क्या समीकरण आपको क्या दिख रहा है, तो ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। कहता है किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, और इस प्रकार समीकरण को मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण कहेंगे।
ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम का वायु में जलने का जो ढांचा है उसको समीकरण के रूप में हम लोगों ने देखा है, लिखा है। ठीक है, अगले 1.1.2 को देखते हैं, पहले चैप्टर के 1.2 को। इसमें बताया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। ठीक है, अगर संतुलित रासायनिक समीकरण है इसका क्या महत्व है, इसको हम लोग जानेंगे इस पाठ में। कहता है कि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, तो 9वीं कक्षा में द्रव्यमान के संरक्षण के बारे में देखा गया है। ये आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अब ऐसा नहीं कि आपको 9th जाके पढ़ना है, यही देख लीजिए कि उसमें जो बताया गया है ना, उसमें यही बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बीच में जो है किसी का द्रव्यमान जो है परिवर्तित नहीं होता है। वो नया आता है और ना पुराना खत्म होता है, उसका द्रव्यमान इक्वल होता है दोनों साइड। ठीक है, जैसे हमने बताया कि आपको कि O का अगर इधर 2 परमाणु है आपका LHS साइड में, तो RHS साइड में भी O का 2 परमाणु होगा, तभी समीकरण संतुलित होगा। ऐसा नहीं कि ये अभिकारक जब जैसे अभिक्रिया हुआ तो कुछ ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसका द्रव्यमान खत्म नहीं होता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान खत्म नहीं होता है, उसकी आकृति बदल जाती है, उसके जो फीचर हैं वो बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती है, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब देखना है, कहता है कि अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान क्या होता है, दोनों का, अभिकारक का भी और उत्पाद का भी, दोनों ही तत्वों का, उत्पाद तत्व का भी और अभिकारक तत्व का भी, दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसको कहते हैं, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हम इसे कंकाली समीकरण को इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? 1.2 में जो है पूछता है क्या वो संतुलित है। आइए हम रासायनिक समीकरण के चरणबद्ध संतुलित करना सीखेंगे। हमने आपको बताया था कि आगे इसमें बताया गया है कि कैसे संतुलन किया जाता है समीकरण का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ दिया हुआ है कि शब्द समीकरण इस प्रकार, शब्द से अगर समीकरण बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। ठीक है, उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये संतुलन में है। ठीक है, देखते हैं आगे, यहाँ चेक करके दिखाया भी गया होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ जो है आपका संतुलित है। संतुलित क्या है कि जिंक जो है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है सल्फर, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, संतुलित है। क्लियर, ये संतुलित है। हम लोग अब देखते हैं नीचे थोड़ा सा, अब एक असंतुलित समीकरण लेते हैं जिसको कि हम लोग संतुलित करेंगे। अब समीकरण 1.4 को देखते हैं, इसमें क्या कहना चाहता है। कहता है कि समीकरण, एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर लेते आते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1.4 में अगर हम लोग देखते हैं कि FeS2O जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये अभिकारक जब ये होता है तो उत्पाद में क्या आएगा, Fe3O4 + H2। ठीक है, क्या ये संतुलित है? यहीं देख लीजिए कि O का परमाणु जो है इसमें जी 1 है और इसमें क्या है 4 है, जो संतुलित तो नहीं है। अब इसको चरणबद्ध तरीके से बताया गया कि कैसे इस समीकरण को संतुलित किया जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं चरण के अनुसार। पहले चरण में बताया गया है कि समीकरण को संतुलित करने से पहले क्या करना है कि इसको घेर लेना है। घेर इसलिए लेना है कि इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी परिवर्तन होगा क्या होगा, इसके साथ आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि 4 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बॉक्स के इस 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बॉक्स के अंदर जो है उसको टच नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
ऊपर, एक साइड से देखते जाते हैं। तो चरण 1 में क्या कहा गया कि इसको पहले क्या करना है, बॉक्सिंग कर लेना है, ठीक है। बॉक्सिंग करने के बाद दूसरे में क्या बताया गया कि आपको क्या करना है कि इसको ये चार्ट बना लेना है कि Fe कितना है, इसमें कितना है, LHS में कितना है, RHS में कितना है, हाइड्रोजन इसमें LHS में कितना है, RHS में कितना है, ऑक्सीजन LHS में कितना है, RHS में कितना है, ये आपको पूरा बना लेना है। उसके बाद आपको जो है देखना है, देखने में सुविधा होती है इससे उसको बनाने के बाद। अब आपको क्या इसमें दिया जाएगा, चरण 3 में क्या है, कहता है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, ठीक है। यानी ये कहता है कि संतुलित किसको कीजिए, पहले 4 वाले को, ठीक है, कि सबसे उसको संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर Fe3O4 उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 है, ठीक है। अब हम लोग अगले चरण को देखते हैं, अगले चरण में क्या होता है, एक एक साइड से देखते जाएंगे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगा। और ये ना सिर्फ आपको 10th में मदद करेगा, जब आप 12th में आएंगे ना तो 12th में भी आपको समीकरण संतुलित करना होगा, इक्वेशन जो है वो बैलेंस करना होगा, तो वहाँ आपको जो है इसकी ज़रूरत होगी। इसलिए आज ही इसको चरणबद्ध तरीके से आप समझ लीजिए। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 है, यहाँ क्या है, 1 है। तो क्या है, इसको क्या करते हैं कि 4 से संतुलित करने के लिए 4 से गुना कर देते हैं। H2O को 4 से क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं। कहता है कि यहाँ याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते, ठीक है। हमने जैसे कहा कि इसको पहले ही बॉक्सिंग कर देना है, उसको टच नहीं करना है, उसके बाहर मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि H2O को पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होंगे। अब 4 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन चाहिए कितना, यहाँ 2, यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को हम बाद में बैलेंस कर लेंगे। पहले तत्काल क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया। अब हम लोग चौथे चरण को देखते हैं। चौथे चरण में क्या कहना चाहता है, चरण 4 में है कि अब क्या करना है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है ना वो क्या हो गया, 8 हो गया। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो जिसमें कि इसमें 8 हाइड्रोजन हो गया था, तो हम यहाँ 2 हाइड्रोजन तो पहले से है, तो हम क्या करेंगे कि 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये क्या कितना हो जाएगा आपका, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा अगर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। यानी मेरा हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगले चरण में हम लोग धीरे धीरे 2-4 इक्वेशन लेकर आप खुद से बनाइएगा ना, तो आपको संतुलन करना बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। संतुलन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए, ठीक है। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए और चुन लीजिए कि आप में से क्या और भी क्या बचा है परिवर्तन करने के लिए। तो अब क्या करता है ये, अब हम लोग लेते हैं Fe को, ठीक है, क्योंकि Fe जो है मेरा अनबैलेंस है। इसको आप ध्यान में हमेशा रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से संतुलन, पहले हमने O को संतुलित कर दिया, अब क्या बचा, अब मेरा हाइड्रोजन संतुलित है पहले से। अब हमको क्या करना है, सिर्फ Fe को यानी आयरन को सिर्फ जो है संतुलित करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने जहाँ तक पहुँचे थे, लोग यहाँ थे, ठीक है। तो Fe के क्या है, Fe के 3 परमाणु इधर हैं और इधर भी 3 परमाणु करना होगा। तो क्या किया कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 3Fe हो गया। अब क्या संतुलन में है मेरा, पूरा समीकरण को देख लेते हैं कि 3 कहता है अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करते हैं और हम समीकरण के दोनों तत्वों के परमाणु संख्या का परिकलन करते हैं, ठीक है। Fe 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। O जो है इधर 4 है, इधर भी 4 है, H2O इधर 8 है और इधर 8 है, ठीक है। यानी आपका क्या है, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। और इसी में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं,
ठीक है। इस तरह जो संतुलित करते हैं हम लोग उसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। परमाणु संख्या यहाँ बराबर है तथा क्या है, समीकरण संतुलित है, और इस विधि को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब समीकरण संतुलित करना मेरे ख्याल से आपने बहुत बेहतर तरीके से सीख लिया है। अब हम लोग चरण 7 को देखते हैं कि चरण 7 में कुछ इसके भौतिक अवस्था के बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। कहता है कि भौतिक अवस्था के संकेत लिखना जरूरी है, यानी ये क्या है, ये सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, ये क्या है, गैस में है, ये आपका क्या है, सॉलिड है, और ये गैस है। तो उसके जो भौतिक गुण है ना, उसको लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। कहता है कि ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमारे अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान है कि वो कौन सी, वो सॉलिड में है यानी आपका क्या है, ठोस में है या गैस में है या लिक्विड में है, क्या इसका ज्ञान है आपको इस समीकरण के? अगर ऊपर वाले समीकरण को देखें तो नहीं, उससे पता नहीं चल रहा है। तो क्या कहता है कि इसके बगल में लिखना जरूरी है। कहता है इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पाद के गैस, द्रव्य, जलीय और ठोस अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि गैस को G लिखते हैं, द्रव्य को लिक्विड यानी L लिखते हैं, जलीय को जो है वो AQ लिखते हैं तथा S सॉलिड लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभिकारक तथा उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हम उसे AQ के रूप में लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण जो है 1.9 को इस प्रकार देखते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन में इसमें सॉलिड और गैस और हमने सॉलिड लिख दी। अब आपको एक कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि यहाँ H2O जो लिक्विड होता है, पानी लिक्विड है, आपको गैस हमने कैसे लिख दिया? तो हमने गैस इसलिए लिखा क्योंकि इस समीकरण में जो है ना वो H2O क्या है, वो गैसीय रूप में है। ठीक है, वो भाप के रूप में यूज़ किया गया है। कई बार क्या होता है कि आपको इस अभिक्रिया के बारे में भी देखने को मिलता है कि कैसे अभिक्रिया किया, जैसे सूर्य प्रकाश जो है क्लोरोफिल से अभिक्रिया किया तो वो अब कितना टेम्परेचर था, वो सारी चीज़ें जो है कई बार उसमें लिखी जाती है कि कौन से दाब, उसके उत्प्रेरक क्या थे, क्या क्या चीज़ें थी, उसमें उसी उत्प्रेरक का नाम लिखा जाता है उस तीर के ऊपर। तब क्या होता है, एक मेरा जो समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण बनता है। तो ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी पार्ट बाकी है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि इसका आप आंसरिंग करवाएं। तो हम फिर अगला जो देखेंगे वो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, इसके प्रकार को हम पढ़ेंगे अगले दिन। आज से इतना ही। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।